बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने फिज़िक्स की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की तो आप बग़ैर किसी एकेडमी जाए या बग़ैर किसी नोट्स पढ़े किस तरह से सेकेंड ईयर फिज़िक्स को 30 डेज़ में तैयार कर सकते हैं। आपने करना ये कि कम से कम आपने 2 घंटे रोज़ाना जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने लगा हूँ उसके मुताबिक आपने फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर की पढ़नी है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पहली बात तो याद रखिए कि आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। डेली बेसिस पे आपने एक चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। मैं आपके लिए ये लेक्चर्स बना रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के, यहाँ से पढ़ने हैं, कोई भी नेट से आप नोट्स डाउनलोड करनी है जो टीचर ने आपको लिखवाए हैं, अब वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके जो 80% मोर देन 80% शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे एक बात जो मैं आपको अब बताने लगा हूँ, ये शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो या आपको इसका इल्म ना हो, या ये भी हो सकता है कि आपने कभी इसको ट्राई ना करके देखा हो। आपने 7 टाइम्स अपनी बुक की रीडिंग करनी है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप सिर्फ 1 घंटा भी रोज़ाना सिर्फ बुक को रीड करें तो आप एक वीक में पूरी बुक को एक दफ़ा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने बुक को लर्निंग में लाना है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने चैप्टर को रीड आउट करना है। अब ये जो रीडिंग में जो आपको बता रहा हूँ ये आपने कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब रीडिंग करनी है, ड्यूरिंग रीडिंग आपके पास एक साइड पे लेफ्ट हैंड में आपके पास बुक होनी चाहिए और राइट हैंड में आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। बुक के जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो MCQs हैं, जो डेट्स हैं और जो वैल्यूज या फार्मूलाज या इम्पोर्टेंट हेडिंग्स आपको नज़र आती हैं वो आपने साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं अपने रजिस्टर के ऊपर। बिलीव मी, इस तरह से पढ़ने में हो सकता है पहले आपको 2 घंटे या 3 घंटे लग जाएं, लेकिन एक चैप्टर आप फिर 1 आवर के अंदर अंदर स्टडी कर सकते हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो 30 डेज का प्लान है इसमें आप एक चैप्टर को एटलीस्ट 7 टाइम्स सिर्फ रीड आउट कर लो। उससे क्या होगा, आपके जो 17 मार्क्स के जो MCQs हैं वो आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब आपने रीडिंग करनी है तो आपने क्या करना है, आपने साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है। आपने इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की लिस्ट बनाते जानी है चैप्टर वाइज। आपने जो फिगर्स आपको मुश्किल लगती हैं आपने उनको एक दफ़ा ड्रॉ कर लेना है, जो मुश्किल नहीं भी लगती उनको ड्रॉ कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चंस की सिर्फ आपने हेडिंग्स लिखते जानी है, डिटेल नहीं लिखनी, वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखना। और जो डेरिवेशन आती हैं, जो आपको आती हैं, वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करनी है। स्टूडेंट, इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर सेल्फ। जो आपको आता है आपने उसको रिवाइज करना है। कोई भी नया टॉपिक इस पॉइंट पे आपने नहीं छेड़ना, नो न्यू टॉपिक। अगर आप इस तरह करेंगे तो जो आपको पहले से आता है वो भी आप लोग उसको लूज कर देंगे। तो हमेशा याद रखें जब रिवीजन होती है तो कुछ नया तैयार नहीं करते, पुराने को ही रिवाइज करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपने काम रखना है, मैंने अपने पेन का कलर बदल लिया है इसके लिए। पहली बात ये होगी कि आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, आपने 7 टाइम्स बुक रीडिंग करनी है। और तीसरा जो आपने काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने पास पेपर्स को तैयार करने। आपने लाहौर बोर्ड के या जिस भी बोर्ड के आपने पेपर देने हैं उसके कम से कम 5 ईयर्स के आप पास पेपर तैयार कर लें। और अगर आपके पास टाइम है और टाइम भी है तो और आपने पंजाब में देना है पेपर, तो पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, जैसे लाहौर बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, कम से कम इसके आप 5 ईयर्स के पास पेपर तैयार कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अपने लेक्चर्स में आपकी 2 तरह से हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQs करवा सकता हूँ, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने ये बता दूंगा, और मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी तैयार करवा सकता हूं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में जो कि 30 डेज पर मुश्तमिल है, मैं आपको पास पेपर्स लाजमी करवा दूं ताकि आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाए। अगर आप सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया है
ये तरीक़ेकार पे अमल कर लेते हैं तो आपके 85 में से 80 मार्क्स बहुत आराम से आ सकते हैं। ज़रा सोचें, अगर आपने पहले कुछ भी ना पढ़ा हो और आपके नंबर 40, 45 या 50 की लाइन में आ रहे हो, तो आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे तरीके से नंबर ले सकते हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पहले चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ये बोर्ड में आते हैं तो आपने इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहला हमारे पास सवाल है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो। अच्छा, अब जरा मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता हूँ। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट एक बात याद रखें, आप जो पेपर अटेम्प्ट करे हुए एग्जामिनर ने चेक करना है और एग्जामिनर के पास सिर्फ 2 से 3 सेकंड होते हैं कि वो आपका एक शॉर्ट चेक करे। वो 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का पेपर होता है वो चेक कर लेता है। अब इन 3 सेकंड के अंदर आपने एग्जामिनर के लिए क्या सहूलतें करनी है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। फर्स्ट लाइन में आप इसका आंसर बता दें, आप बता दें कि यस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, अब इतना लिखने से आपको शायद वो नंबर ना दे और शायद वो नंबर 1 नंबर दे दे या 1.5 नंबर दे दे, अभी उसकी सवाब दी दे। आपने जो आंसर लिखना है वो आपने लिखना है बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर कैसा होता है, उसमें एग्जामिनर के लिए सहूलत की गई होती है, उसको पहले ही आपने आंसर बता दिया होता है और फिर आपने कोशिश की होती है कि अपने आंसर को किसी तरह लॉजिक से, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से और किसी तरह से डिराइव करके उसको ये बात साबित की जाए कि हाँ मैंने जो लिखा है मुझे ये पता है। आपने बताना है एज वी नो दैट, पहले आपने उसको आंसर ये चीज हाईलाइट कर दी, मार्कर से लिख दिया। फिर आपने बताना है कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना वो है E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। या आप बेशक मार्कर से लिखें हाईलाइट करके और इसको पेज के सेंटर में लिखना है। फिर आपने बताना है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो ये जो हमारे पास डेल्टा V है ये डेल्टा V हो जाएगा VF माइनस VI। तो ऑब्वियस सी बात है जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पहले भी V था और बाद में भी V था, तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू 0 ओवर डेल्टा R। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारे पास पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल या कोई भी चीज डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्लियर हो गया और हमें इसका भी जवाब पता चल गया कि हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस विल बी इक्वल टू 0। आपने इसको हाईलाइट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को एक ये चीज नजर आए और एक ये चीज नजर आए और वो आगे चले, आपका पेपर पढ़ने की कोशिश ना करें। स्टूडेंट्स, आपको इस वक्त बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये सवाल तब आया था, ये थोड़े से आउटडेटेड है, तो आप ये 2019 में भी इस तरह का हो सकता आया हो, 2021 में भी आया हो, 2022 में भी आया, तो आप फिलहाल इस चीज को फोकस ज्यादा ना करें। अच्छा जी, अगला सवाल ये है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इस सवाल को मैं फिर जिस तरह मैंने अभी आपको तरीकेकार बताया वैसे ही शुरू करूंगा। मैं शुरू में एग्जामिनर को बता दूंगा कि भाई मुझे इसका आंसर आता है। याद रखें, एग्जामिनर कभी भी बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा। अगर आप उसको समझ रहे हैं कि वो कोई इंग्लिश का पेपर चेकर है तो बिल्कुल भी नहीं, आपको हिट द बुल्स आई करना है। आपको पहली लाइन में उसको बताना है कि भाई मुझे आंसर आता है। तो इसका आंसर ये है यस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, यस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। अगर आपने ये उसको बता दिया और ये आपने मार्कर से डिक्रीज का वर्ड लिख लिया तो वो यहाँ पे आपका फैन हो जाएगा और वो पढ़ेगा ही नहीं आगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको ऊपर बता दिया कि वी हैव टू राइट नॉट अ गुड आंसर, वी हैव टू राइट द बेस्ट आंसर, ऐसा आंसर जो किसी और बच्चे ने ना लिखा हो। तो अब बताएं जी, अब आप उसको बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप बनाएं फिगर, पेज के सेंटर में ही बनाइएगा, मेरे पास जगह थोड़ी है। आप उसको बताएं ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब उसको बताओ कि एज वी मूव अवे आर इंक्रीजेस,
क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो किया है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपने बताना है वी नो दैट E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड V इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। यहाँ से आपको मैं दो बातें बता दूं, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ और भी सीखा करें कि ये जो E है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ, और ये जो V है इसका इन्वर्सली रिलेशन है R के साथ। ये आपने याद रखना है, इसमें आर स्क्वायर नहीं लिख लेना। तो आपने बताना है बोथ E एंड V विल इंक्रीज। ये जो आपने लाइन यहाँ पे लिखी थी इसको एक दफा दोबारा लिखते हैं कि वी कैन सी दैट एज डिस्टेंस इंक्रीजेस E एंड V डिक्रीजेस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। आप ये शॉर्ट पॉइंट्स लिखते जाइएगा, अपने पास कॉपी और पेंसिल लाजमी रखिएगा। देखें हमारे दिमाग के तीन हिस्से हैं जो लर्निंग में हमें मदद करते हैं, एक विजुअल है, एक ऑडिटरी है और एक फिजिकल है। विजुअल आप लोग ऑब्वियसली देख रहे हो, ऑडिटरी आप लोग बेशक सुन रहे हो, लेकिन अगर आपका फिजिकल वाला पोर्शन मेरे साथ साथ काम नहीं कर रहा, मतलब आप लिख नहीं रहे, तो आपका ध्यान कुछ देर बाद कहीं और चला जाएगा और आप चीज़ों को एज सच याद नहीं कर पाओगे या फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरे साथ साथ चीज़ों को लिखते जाइएगा कहीं ना कहीं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका एक सिंपल आंसर है, पहला जो हमारे पास, जो मैं पॉइंट लिखवाता हूँ, अगर कोई इसको लिखा है तो उसको एक नंबर मिल जाएगा। प्लेट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जुड़ी हुई है उसके पर कौन सा चार्ज होता है, कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अगर आप ये भी बात लिख देते हैं ना, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको एक नंबर कम से कम एग्जामिनर की साइड से मिल जाना चाहिए। अब हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लिखते हैं यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब जब सारे ये लिखते हैं और ये नहीं बताते कि कैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो एग्जामिनर यहाँ पे नंबर काटने का बिल्कुल अख्तियार रखता है। IR भी लिख सकता है, इररेलेवेंट भी लिख सकता है और पूरे मार्क्स भी काट सकता है, चाहे तो एक नंबर दे सकता है। अब ये उसकी सवाबदीद है। अच्छा, आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपने बताना है कि ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नियर द प्लेट। आपने प्लेट के पास क्या लेके आना है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर आएगा तो उसके जो लीव्स होते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के, उनके अंदर मजीद डायवर्शन पैदा होगी। इफ द लीव्स शो मोर डायवर्शन, वो अपने असल पोजीशन से और बैकवर्ड चले गए हैं, तो ये हमारे पास जो प्लेट है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इफ द लीव्स शो मोर डायवर्शन, ये आपने प्रॉपर बताना है, उसको लिख के दिखाना, ये नहीं कहना बस इलेक्ट्रोस्कोप यूज किया। इफ द लीव्स शो मोर डायवर्शन, DIVERSION, then plates carry positive charge, then plates carry positive charge। आई होप कि आप इसको लिख सकते हो। हम आगे चलते हैं, हम अपना टाइम यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमने मजीद क्वेश्चन बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर करने हैं। अब ये कहता है कि जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पे बयान करें अगर उसको दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान रखा। भाई सिमिलर और इक्वल चार्जेस का जो पहला पॉइंट है, जाहिर बात है पॉजिटिव का जो सिमिलर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं लेट्स से, और हमने इसको दो प्लेट्स के दरमियान इस पॉजिटिव चार्ज को हमने ऐसे रख दिया। वैसे उसने नहीं कहा कि हमारे पास प्लेट्स हैं, उसने कहा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो आप देखें कि जब हम ऐसा करते हैं, एक तरफ से इस तरफ से फोर्स लगती है, एक तरफ से इस तरफ से फोर्स लगती है। लेट्स से ये F1 है और ये F2, और हमें नजर आ रहा है कि जो F1 और F2 है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। इसको आपने मार्कर से पेज के सेंटर में लिख देना है और एक लाइन लिख देनी है, नेट फोर्स कैंसिल ईच अदर, देयर इज नो नेट फोर्स या नेट फोर्स इज 0। अच्छा, अब जरा दूसरी बात देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आपने रखा है ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए लेट्स से कि एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है और एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव इसके ऊपर धक्का लगाएगा राइट को और नेगेटिव भी इसको अपने ही तरफ धकेलेगा। ये F1 है और ये F2 है, दोनों फोर्सेस इक्वल
और सेम डायरेक्शन में, अब ये कैंसिल नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, ये होंगी ऐड F1 प्लस F2। तो आप इसमें लिख दें कि नेट फोर्स जो है, जो चार्ज के ऊपर लग रही है, नेट फोर्स विल पुल द चार्ज टुवर्ड लो पोटेंशियल या नेगेटिव प्लेट। इस तरह से आप यहाँ पे ये लाइन लिख दें कि नेट फोर्स चार्ज को नेगेटिव प्लेट की तरफ लेके आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मेरा ख्याल है कि अगर आपने कभी बोर्ड का पेपर देखा है तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह नजर आएगा। इसका सिंपल सा आंसर क्या? इसका सिंपल सा आंसर ये है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। कुछ भी हो जाए, आपने ये बात सबसे पहले लिख के एग्जामिनर को बता देना है कि भाई ऐसे है। अब आपकी जो कहानी है, जो आप लिखते हैं कि अगर उसकी दो डायरेक्शंस होती तो वो क्रॉस करती, वट एवर, वो आप यहाँ पे फिगर बनाने के बाद जो मर्जी लिखें, मगर ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं क्रॉस करती कि उसकी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। अगला सवाल देखते हैं। इफ अ पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये बड़ा ना कंफ्यूजिंग सा सवाल है, इसके बहुत सारे टीचर अजीब अजीब से आंसर लिख पाते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप उसके पहले लाइन में बताएं कि ये जो चार्ज की मोशन है ना, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले पॉइंट में बताएं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रेट लाइन, अगर वो किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन है तो जो चार्ज होगा ना वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करेगा। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रेट लाइन देन चार्ज विल मूव या चार्ज विल शो रेक्टिलिनियर मोशन। या आपने उसको बता दिया, चार्ज विल शो रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप अगला पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ पे भी वाइंड अप कर सकते हैं कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व होगी तो चार्ज कैसा पाथ फॉलो करेगा? कर्व पाथ फॉलो करेगा। मेरा ख्याल है कि ज़ाती ख्याल है कि उसको तसल्ली हो जाएगी इतने में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। इज ई नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज बैलून? हमेशा की तरह मैं पहली लाइन में उसको सेटिस्फाई कर दूंगा, यस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ चार्ज बैलून। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 नंबर की खातिर इस पूरे शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। ये गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बैलून बनाना है, उसके ऊपर आपने चार्ज दिखाना है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब आपने बताना है कि ड्रॉ गॉसियन सरफेस इनसाइड द इट। अब आपने इसको सीक्वेंस में करना है। आपने उसको बताना है कि देखें जी, सबसे पहली बात यह कि हमारे पास जो चार्ज है ना इनसाइड वो 0 है। तो जब हम इसके ऊपर गॉसेस लॉ लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट, तो ये फाई इक्वल आ जाएगा 0 के। तो दैट इज इक्वेशन 1। फिर हम इसको ऊपर फ्लक्स की जो दूसरी डेफिनेशन है वो लगाएंगे। हमें पता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के डॉट प्रोडक्ट के। किसी भी वेक्टर एरिया से, किसी भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है उसके वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। इसे कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 के साथ, तो ई डॉट ए फाई के इक्वल आ जाता है, ई डॉट ए 0 के इक्वल आ जाता है। अब हमें पता है कि जो वेक्टर एरिया है ना वो तो 0 नहीं हो सकता। आपको पता है ये हमारे पास बलून है, इसका ये वेक्टर एरिया है, ये इसकी मैग्नीट्यूड इसकी एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पे एरिया 0 नहीं हो सकता, वेक्टर एरिया 0 नहीं हो सकता। तो क्या चीज 0? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है। आप इसमें ज्यादा डिटेल ना भी लिखें, आप इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पे ये हाईलाइट करें और इंशाल्लाह ताला वो आपके नंबर कभी भी नहीं काट सकता एग्जामिनर। इस तरह के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको हाई प्रायोरिटी पे अटेम्प्ट किया करें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे चलते हैं। इज इट ट्रू गॉसेस लॉ स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस आउटवर्ड इन प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज? जी हाँ, बिल्कुल, ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है। इसको हम समझ लेते हैं। जितना चार्ज हमारे पास अंदर कन्फाइंड है तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से निकल रही होंगी। तो गॉसेस लॉ भी यही कहता था, फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या कहता था फाई? गॉसेस लॉ के हमारे पास जो फाई है, फ्लक्स जो है,
फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस में से किसी चीज से गुजरना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, दैट इज सिंपल। स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको कहीं पे बोर्ड में नजर आता है तो आपने ना इसको यहां तक पढ़ना है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड, और उसके बाद आपने इसको नहीं पढ़ना, वरना ये जो लाइन लिखी हुई है ना ये आपको कंफ्यूज कर देगी, आपको समझ ही नहीं आएगा वो पूछ क्या रहा है। पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई पोटेंशियल पे जाता है कि लो पोटेंशियल पे जाता है। सबसे पहले ये मैं आपको एक बड़ी आसान बात बताता हूँ। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ना ये इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ कर लें, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। अब बताएं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री जाने दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारा आप पेन से ड्रॉ कर लें, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है आप वो मार्कर से ड्रॉ कर लें, लेट्स से कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब बताएं इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। आपने ये लाइन लिखनी है, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अच्छा, इस बात को बता दें, इसको एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, और आई होप कि आपने देखा होगा कि हमने 10 मिनट में एक्सरसाइज कर ली और हमने कुछ और बातें भी आपके साथ की हैं। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन। आपने क्या करना है, आपने उतनी देर तक चैप्टर नंबर 12 को वर्ड बाय वर्ड सिर्फ रीडिंग करना है एटलीस्ट 3 टाइम्स, ये आपकी असाइनमेंट है। और फिर आपने क्या करना है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का और अपने ब्लॉग का, वहां से आपने डाउनलोड करने हैं एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज आपने करने हैं सॉल्व। जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस की हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा एमसीक्यूज की सीरीज, फिर आपको वहां पता चलेगा कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं और कितने एमसीक्यूज गलत हैं। उसके फौरन बाद इंशाल्लाह ताला हम पास्ट पेपर्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर की समझ भी आई होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो इसको अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।